Any compounds are solid and solid because of the strong force of attraction between the positive and negative ion. इस attraction का नाम लिखेंगे electrostatic force of attraction. क्या कह रहा है यहाँ कि any compound solid है क्यों? क्योंकि उनके बीच में जो ions है उनके बीच में attraction है. क्या यहाँ पे charges develop हो रहे हैं क्या? चार्ज के बीच के attraction को बोलते हैं electrostatic force of attraction. तो नाम लिखो यहाँ पे electrostatic force of attraction. साइड में बालकनी में पेंसिल से बड़ी तुम पढ़े ना तो अभी तो लिखा है उसको वापस उतारना था यार इलेक्ट्रोस्टैटिक बेटा स्टैटिक मतलब चार्ज रेस्ट पे क्या यहाँ चार्जेस बन रहे हैं पॉजिटिव चार्ज के नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा बॉन्ड बन रहा है अरे हाँ कहीं पर भी साइड में जगह नहीं दे रखी है साइड में जगह दे रखी ना उधर तो कौन सा फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसी की वजह से ये क्या होता है बेटा स्ट्रॉन्ग होते हैं क्या होते हैं स्ट्रॉन्ग होते हैं आगे बढ़े अब देखो ये सॉलिड है पर इनका नेचर है ब्रिटलनेस ब्रिटल मैंने नॉन मेटल्स में भी पढ़ाया था ब्रिटल मतलब अगर मैं उसको हैमर से बिट करूं या मारूं वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएगा क्या मेटल्स ब्रिटल थे क्या नहीं थे अरे लोहे को मारोगे टुकड़ों में थोड़ी टूटेगा कांच ब्रिटल होता है कोयला ब्रिटल है नॉन मेटल जैसे चौक को मारते हैं क्या छोटे छोटे दानों में टूट जाएगा अगर एक नमक का बड़ा पीस दिया उसको मारा छोटे छोटे दानों में तो उसी तरह आयनिक कंपाउंड नमक का आयनिक कंपाउंड कैसी प्रॉपर्टी शो करता है ब्रिटलनेस क्या शो करता है ब्रिटलनेस नॉन मेटल में मैंने लिखवाया इट मींस इट इज ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल पीसेस व्हेन बीटन विद द हैमर और व्हेन हैमर्ड उसी तरह जैसे नॉन मेटल्स ब्रिटल होते हैं वैसे ही आयनिक कंपाउंड भी क्या होते हैं ब्रिटल्स यानी अगर इनको मारोगे तो ये छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएंगे ठीक है अगला बेटा मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट देखें हाई कोई बता सकता है क्यों अभी बताया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग है तो बॉइलिंग पॉइंट बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल है तो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट क्या होंगे इनके हाई होंगे देखें सेकंड मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ionic compounds have high melting and boiling point this is because a considerable amount of energy is required to form the inter-ionic attraction ये एक और नाम देख रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का क्या इंटर आयोनिक इंटर मतलब बीच में किसके बीच में दो आयंस के बीच ये जो आयोनिक बॉन्ड बन रहा है ये अट्रैक्शन है कौन सा अट्रैक्शन इंटर आयोनिक या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये भी सही है बेटा चार्ज है स्टैटिक कंडीशन पे फोर्स लग रहा है प्लस हमेशा माइनस को अट्रैक्ट करता है क्यों क्योंकि इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा हाई एनर्जी देनी पड़ेगी इसलिए इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा थर्ड पॉइंट देखें सोल्युबिलिटी अब सुनना बेटा यहाँ दो तरह के सॉल्वेंट आ रहे हैं एक तो ये कह रहा है कि जो आयनिक कंपाउंड्स है वो वाटर में तो सोल्यूबल हो जाते हैं लेकिन केरोसिन पेट्रोल इनमें सोल्यूबल नहीं हो पाते हैं वाटर के आगे वहां लिखो पोलर सॉल्वेंट कौन सा सॉल्वेंट पोलर सॉल्वेंट यानी अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि डू आयनिक कंपाउंड्स डिसॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट आंसर क्या लगाएंगे यस आंसर क्या लगाएंगे यस इसने पोलर सॉल्वेंट का केवल एक ही एग्जांपल दिया जैसे कि वाटर पोलर सॉल्वेंट मतलब देखो बेटा ये है ना पार्शियल पॉजिटिव चार्ज बनाता है और यहाँ पार्शियल नेगेटिव चार्ज ये पानी का मॉलिक्यूल ऐसा होता है कि ये पोलैरिटी डेवलप कर लेता है क्या कर लेता है पोलैरिटी दो पोल्स बन रहे हैं तो ऐसा सॉल्वेंट्स को क्या कहते हैं पोलर सॉल्वेंट यार इसी तरह एक और देखो जैसे इथेनॉल कौन है इथेनॉल अल्कोहल है इथेनॉल एक और एसीटोन कौन है एसीटोन इसमें मिलता है मोस्ट कॉमन नेल पेंट रिमूवर एसीटोन ये सारे कैसे सॉल्वेंट है बेटा पोलर सेल वहां केवल एक एग्जांपल दे रखा है क्या वाटर आप वहां एरो लगा के क्या लिख लिया पोलर सॉल्वेंट यानी आयनिक कंपाउंड्स आर soluble in which type of solvent polar solvent और नीचे वो जो केरोसिन और ये सब दे रखे हैं ये कैसा सॉल्वेंट है नॉन पोलर सॉल्वेंट कैसा सॉल्वेंट है तो वहां नीचे लिखा है नॉन पोलर सॉल्वेंट बेटा बालकनी में चलने दो बीच में लाइनों को गंदा ना करें वो एनसीईआरटी ने बनाई इसलिए कि एक दिन बाबा सर यहाँ कुछ पढ़ाएंगे तो जगह छोड़ी है उसने नॉन पोलर सॉल्वेंट किताब ही नहीं लाए कहाँ देख रहे हो किताब में देखो ना उसमें देखता चल भाई घर जाके कर लेना पानी पोलर सॉल्वेंट मतलब जो चीजों को घोलता है तो पानी एक पोलर सॉल्वेंट है घुलने वाला तो सोल्यूट होता है ना नमक को पानी में डाला तो पानी सॉल्वेंट नमक सोल्यूट क्या बन गया सॉल्यूशन डेफिनेशन कुछ नहीं यहाँ पे नहीं पोलर सॉल्वेंट कोई भी हो सकता है आयनिक कंपाउंड्स पोलर सॉल्वेंट में घुल जाते हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट में पानी तो किसी को भी बोल देगा आयनिक कंपाउंड्स का पोलर सॉल्वेंट बिल्कुल नॉन पोलर है केरोसिन ये सब आ रहे हैं पोलैरिटी डेवलप नहीं करेगा अरे यार
अगला पॉइंट देखा बेटा, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मुझे एक चीज बताओ, भाई आयनिक कंपाउंड है, वो अपने ड्राई स्टेट या सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा, लेकिन वो अगर मोल्टन स्टेट या एक्वस स्टेट में चला गया, मोल्टन यानी कि जैसे देखा आयनिक कंपाउंड NaCl नमक, वो ड्राई स्टेट और सॉलिड स्टेट है, वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए फ्री आयंस का होना बहुत जरूरी है। इलेक्ट्रिसिटी में चार्ज किसकी फॉर्म में, फ्री आयंस का होना बहुत जरूरी है, तब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी। लेकिन अगर इस NaCl को मैं मोल्टन या इसका एक्वस सॉल्यूशन बना दूं, तो क्या इसके आयंस प्रोड्यूस हो जाएंगे? आयंस प्रोड्यूस हो जाएंगे, तो ये क्या कंडक्ट करा देगा? इलेक्ट्रिसिटी। तो इसमें यही कह रहा है कि ionic compound do not conduct electricity in solid or solid state, but in molten and aqueous state they conduct the electricity. There. तो बेटा मोल्टन मतलब उसको पिघलाने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी, एनर्जी दोगे तो क्या बोल्ट का ब्रेक हो जाएगा? बोल्ट ब्रेक एनर्जी, इसको पिघला रहे हो क्या उसको बाहर से नहीं, सिर्फ अपने आप पानी का चले कि अपने आप पानी का के एक्सप्रेस ले उसका नेचर है, इसको होता ही वो जो पानी में एक्सप्रेस ले, इसकी इनहेरेंट प्रॉपर्टी है उसका। पानी पानी में ऐसे डालो कंडक्टिविटी और बढ़ेगी, एसिडिटी ज्यादा इसमें स्ट्रांग एसिड ज्यादा और वीक एसिड बड़े बेटा लास्ट पॉइंट फटाफट, द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू a solution involves the movement of charged particles. A solution of an ionic compound in water contains ions which move to opposite electrodes when electricity is passed through solution. अगली लाइन सुनना, ionic compounds in the solid state do not conduct electricity. Solid state में नहीं, but molten और aqueous state में ये क्या करेंगे? इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे. Because movement of ions in the solid is not possible due to their rigid structure, but ionic compounds conduct electricity in the molten state. This is possible in the molten state since the electrostatic force of attraction between the oppositely charged ions overcome to heat. किसी चीज को पिघलाने के लिए तुम उसको हीट दोगे, दो आयंस के बीच में कौन सा फोर्स है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। हीट इसको क्या कर लेगी? ओवरकम कर देगी, यानी इसको तोड़ देगी, तोड़ देगी तो क्या आयंस फ्री हो जाएंगे? आयंस फ्री हो जाएंगे तो वो क्या कंडक्ट कर सकते हैं? इलेक्ट्रिसिटी। तो क्वेश्चन सीधा बन सकता है कि भाई the ionic compound do not conduct electricity in solid state, but they conduct electricity in molten or aqueous state. Give reason. Molten state give reason. तो क्या reason देंगे? Because in molten state the electrostatic force of attraction is overcome by the heat supply. अरे उसको पिघलाने के लिए बाहर से हीट तो दोगे, तो ये फोर्स कम हो जाएगा किसके आगे? हीट के आगे। हीट इसको तोड़ देगी बॉन्ड को। दोनों नाम आ गए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ऊपर क्या किया? इंटर आयनिक अट्रैक्शन। कंफ्यूज नहीं होना है, दो चार्जेस के बीच का फोर्स है। कौन से कंपाउंड में मिलेगा? आयनिक कंपाउंड में। किसमें? आयनिक। तो दिक्कत यहां तक ठीक है। अब देखें बेटा अगला टॉपिक अकरेंस ऑफ मेटल। सुने ये है क्या? हमने अभी तक क्या पढ़ा? मेटल्स और नॉन मेटल, फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी, और फिर देखा मेटल्स और नॉन मेटल्स आपस में मिलकर बनाते हैं आयनिक कंपाउंड। कौन होता है आयनिक? अब हम बात कर रहे हैं मेटल्स मिलते कैसे। तो मेटल्स जनरली में मोस्ट ऑफ द मेटल्स अर्थ क्रस्ट से मिलते हैं। किससे? अर्थ क्रस्ट। अकरेंस ऑफ मेटल टॉपिक आ रहा है, तो अर्थ क्रस्ट में मेटल या तो फ्री स्टेट में भी रह सकते हैं या कंबाइंड स्टेट में। फ्री स्टेट में यानी अकेले, या किसी और मेटल या किसी और इंप्योरिटी के साथ कंबाइन हो, दोनों तरह रह सकते हैं। क्लियर? इन मेटल्स को निकालने के तरीके, तो यहाँ वापस आ जाएगी रिएक्टिविटी सीरीज। क्लियर? हायर रिएक्टिव, मिडिल रिएक्टिव और लोअर रिएक्टिव। जस्ट पेज पर देंगे रिएक्टिविटी सीरीज। इसमें जो मैं लिखाता चलूं और जो लाइन में अंडरलाइन कराता चलूं, सटीक डायरेक्ट सवाल, डायरेक्ट रिएक्शन याद रखनी है। वापिस कह रहा हूँ, ये रिएक्शन कैसे हुई हिंट दे देंगे कैसे हुई, पर उस रिएक्शन को डायरेक्ट याद रखनी है, इसकी रिएक्शन ये थी। क्लियर? ठीक है। अब देखो सबसे पहले यहाँ पे एक चीज लिखो, हाँ एनपीआर रिएक्शन। मैं जो बताऊंगा वो टॉपिक ही मेटलर्जी। देखना बेटा आपके ऐसे दे रखा होगा अकरेंस ऑफ मेटल। अरे क्लियर? ऐसे दो लाइनें खींचे और एक तरफ लिखे इन फ्री स्टेट, हाँ, और इधर लिखे इन कंबाइंड स्टेट। अरे बुक में लिखना है। अरे तुम किताबें पहले से क्यों गंदी कर रखी है? हाँ, ये अकरेंस ऑफ मेटल के आगे दो लाइनें खींचे। मेटल नेचर में या तो फ्री स्टेट में भी मिल सकता है या कंबाइंड स्टेट में भी मिल सकता है। क्लियर? अब बेटा हम यहाँ से तीन डेफिनेशंस पढ़ने वाले हैं। पहली पढ़ेंगे किसकी? मिनरल्स की। दूसरी पढ़ेंगे और की, और तीसरी पढ़ेंगे इसके, इस पे क्या नाम है? गैंग है, गैंग। गैंग बोलते हैं इसको, वैसे गैंग, गैंग गैंग।
हाँ वेस्ट तो नहीं कर सकते इसको, अनडिजायरेबल इम्प्यूरिटीज है, डस्ट पार्टिकल्स, ये ना स्टोन्स। ये तीन डेफिनेशन देखनी है, मिनरल्स और यार सबसे पहले देखें मिनरल्स और यहाँ एक कंपैरिजन आएगा मिनरल और में, तीनों डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। पीछे क्वेश्चंस भी दे रखा है, डिफाइन द फॉलोइंग, यार ना जस्ट इधर ही डिफाइन द फॉलोइंग में देखो मिनरल्स और आगे दे रखा कहीं पे, ठीक है। तो देखें इन तीनों की डेफिनेशंस देखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट पैराग्राफ में आए और थर्ड लाइन से देखें, बेटा पकड़ते चले साथ के साथ। फर्स्ट पैराग्राफ थर्ड लाइन, द एलिमेंट्स और कंपाउंड्स व्हिच अकर नेचुरली इन द अर्थ क्रस्ट आर कॉल्ड एज मिनरल्स। द एलिमेंट्स और कंपाउंड्स, ऐसे एलिमेंट या कंपाउंड जो नेचुरली अर्थ क्रस्ट में मिलते हैं उनको क्या कहते हैं? मिनरल्स। क्या कहते हैं? अब इधर नेचुरली इन द अर्थ क्रस्ट आर कॉल्ड एज मिनरल्स। कोई भी एलिमेंट्स मिनरल एसिड अलग चीज, मिनरल एसिड अलग चीज। सुनना ध्यान से, ऐसे एलिमेंट्स या कंपाउंड जो नेचुरली अर्थ क्रस्ट में मिल रहे हैं उनको बोला मिनरल। अब बेटा हम जिस मिनरल से हमारा मेटल निकाल लेंगे वो मिनरल क्या कहलाएगा? और सारे मिनरल से मेटल का एक्सट्रैक्शन नहीं हो सकता, केवल वो मिनरल जिससे हम मेटल निकालेंगे उसको क्या कहेंगे? और। तो मुझे एक चीज बताना, क्या मैं कह सकता हूँ कि ऑल और सार मिनरल, बट ऑल मिनरल्स आर नॉट ऑल। सारे मिनरल्स और नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ऐसे मिनरल्स जिनसे हम मेटल का एक्सट्रैक्शन करेंगे केवल उनको क्या कहेंगे? दोस्तों ऑल और आर मिनरल्स बट ऑल मिनरल्स आर नॉट। हाँ बच्चे, क्या ज्यादा नहीं, ऐसे मिनरल्स सिल्वर के यहाँ से अपनी लाइन से देखें, at some places mineral contains a very high percentage of a particular metal and that metal can be profitably extracted from it. These minerals are called ores. ऐसे मिनरल्स जिसमें मेटल की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होती है और उनसे हम मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? और। तो यहाँ से दो डेफिनेशन बन गई, एक तो मिनरल की और एक और की, दोनों को अंडरलाइन कर लो फिर, और साइड में एक लाइन लिख दो, ऑल ऑर्स आर मिनरल्स बट ऑल मिनरल्स आर नॉट और। यार जैसे एक एग्जांपल देते हैं बेटा, देखना मैं एल्यूमिनियम के दो मिनरल लेता हूँ, क्या लेता हूँ बेटा? एल्यूमिनियम के दो मिनरल, इसको भी लिखना साइड में, चले ये लिखो और सार मिनरल आप पढ़ो रस्सी में आगे बढ़े ना लाइन को, एट सम प्लेसेस, पेज का पलट रहा है उसी में चलने दे, एट सम प्लेसेस ऐसे मिनरल्स जिसके अंदर मेटल की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है और वहां से हम मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं, उन मिनरल्स को क्या कहते हैं? और। तो सारे और मिनरल्स पर सारे मिनरल्स और नहीं है। जैसे देखना मैं दो एल्यूमिनियम एक मेटल है, मैं इसके दो मिनरल्स लिख रहा हूँ। कितने मिनरल्स? दो मिनरल्स। एक तो बेटा Al2O3.2H2O, इसका नाम है बॉक्साइट। क्या नाम है? ये एक एल्यूमिनियम का मिनरल है, क्लियर। और लिखेंगे और दूसरा लिख रहा हूँ बेटा मैं Al2O3.2SiO2.2H2O, ये है क्ले। क्या ये दोनों एल्यूमिनियम के मिनरल्स है क्या? लेकिन एल्यूमिनियम की कंसंट्रेशन इसमें ज्यादा है, इसमें कम, और हम एल्यूमिनियम को किससे एक्सट्रैक्ट करते हैं? इससे। तो ये एल्यूमिनियम का क्या बन जाएगा? वो क्या बन जाएगा? ऐसा ही होता है बॉक्साइट। बॉक्साइट तो बेटा समझने के लिए सुनो, समझने के लिए दो एग्जांपल लिख सकते हैं कि ये दोनों एल्यूमिनियम के मिनरल है, ये भी एल्यूमिनियम का मिनरल और ये भी एल्यूमिनियम का मिनरल, लेकिन एल्यूमिनियम हम एक्सट्रैक्ट किससे करते हैं? इससे। इसका नाम है बॉक्साइट और इसका नाम है क्ले। तो एल्यूमिनियम का और कौन बन गया? बॉक्साइट। तो मिनरल्स तो दोनों है लेकिन और कौन है? तो और मिनरल होते हैं लेकिन सारे मिनरल और नहीं है। ऐसे मिनरल जिसमें मेटल की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है और उससे हम मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल सिल्वर, प्लेटिनम, कॉपर। मुझे एक चीज बताओ, फॉर एग्जांपल, अरे साथ के साथ चलते रहे, जहां खत्म छोड़ेंगे वहीं से उठाएंगे। फॉर एग्जांपल गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, कॉपर। एक चीज बताओ, क्या है लेस रिएक्टिव मेटल्स? ये कौन सी स्टेट में मिल रहे हैं बेटा? फ्री स्टेट। देखो फ्री स्टेट और कंबाइंड स्टेट में मिलने का मतलब, कंबाइंड स्टेट में जैसे या तो वो मेटल मिल सकता है उसकी ऑक्साइड की फॉर्म में, या मिल सकता है उसकी सल्फाइड की फॉर्म में, या मिल सकता है उसके कार्बोनेट की फॉर्म में। ये लेस रिएक्टिव मेटल है, किससे रिएक्ट ही नहीं करता ऑक्सीजन वगैरह से। तो ये अर्थ क्रस्ट के अंदर किस स्टेट में मिलते हैं? फ्री स्टेट में। किस स्टेट में? फ्री स्टेट में। लेकिन आगे जो एक्सेप्शन दे रहे हैं देखो,
कॉपर और सिल्वर दे रखा है, क्या ये दोनों लेस रिएक्टिव है? ये फ्री स्टेट में भी मिल सकते हैं और कंबाइंड स्टेट में। तो यहाँ से डायरेक्ट एमसीक्यू, ऐसे दो मेटल्स, तो 3-4 ऑप्शन दे देगा, ऐसे दो मेटल्स जो फ्री स्टेट में भी मिलते हैं अर्थ के अंदर और कंबाइंड स्टेट। जैसे बेटा मैं बात करूँ मैग्नीशियम की, तो मैग्नीशियम अपनी ऑक्साइड की फॉर्म में भी मिल सकता है, सल्फाइड की फॉर्म में से भी मिल सकता है और कार्बोनेट, फिर हम उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे। अरे यही तो पढ़ रहे हैं मेटलर्जी की, मेटल को निकालना है, हम उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ से ये दो एक्सेप्शन है, कॉपर और सिल्वर रिएक्टिव है, फ्री स्टेट में भी मिल सकते हैं और कंबाइंड स्टेट में भी मिल सकते हैं। इसलिए मैंने यहाँ लाइन लिखवाई, अपीयरेंस ऑफ मेटल कैन बी इन फ्री स्टेट एंड कैन बी इन कंबाइंड स्टेट। कोई दिक्कत? यहाँ तक अंडरलाइन कर दिया। देखो, कॉपर एंड सिल्वर आर आल्सो फाउंड इन द कंबाइंड स्टेट एज देयर सल्फाइड एंड ऑक्साइड। यानी ये फ्री स्टेट में मिलने के बाकी सब कोई भी, चांदी क्या कभी कंबाइंड स्टेट में मिलेगी? सोना नहीं, लेस रिएक्टिव मेटल है। और कॉपर और सिल्वर फ्री स्टेट, सॉरी सिल्वर क्या, चांदी और सोना और प्लेटिनम लेस रिएक्टिव आगे नीचे, लेकिन जो कॉपर और सिल्वर है वो फ्री स्टेट में भी मिलेंगे इसके साथ कंबाइंड स्टेट। कंबाइंड स्टेट ऑक्सीजन के साथ मिल गए तो ऑक्साइड बन जाएगी, सल्फर के साथ मिल गए तो सल्फाइड बन जाएगी। ये यार आगे आए बेटा, नीचे देखो दे रखा है काशीनाथ का माली आलू ब्रैकेट में, काशीनाथ का माली आलू, अरे काशीनाथ देखो ब्रैकेट में क्या है, क्या ऊपर से ये सीरीज आ गई, क्या हायर रिएक्टिव है? किस स्टेट में मिलेंगे बेटा? कंबाइंड स्टेट में। किस स्टेट में मिलेंगे? कंबाइंड। देखिए the metals at the top of the activity series like Kashinatha, Mali and aluminum are so reactive that they never found in nature as free elements। बेटा इतने रिएक्टिव है कि नेचर में कभी फ्री स्टेट में नहीं मिलेंगे। किस स्टेट में मिलेंगे बेटा? ये तीन प्रॉपर्टी काम आएगी एक्सट्रैक्शन करने में, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि कौन मेटल फ्री मिल रहा है और कौन किसके साथ मिल रहा है, उसी के अकॉर्डिंग इनके प्रोसेस डिसाइड होंगे। अब अगर कोई ऑक्साइड के साथ मिल रहा है तो उससे ऑक्सीजन अलग करनी है, कोई सल्फाइड के साथ मिल रहा है तो उससे सल्फर अलग करना है, तब जाके हमें हमारा क्या मिलेगा? मेटल। तब जाके क्या मिलेगा? मेटल। अरे ठीक है, देखिए बेटा द मेटल्स इन द मिडल ऑफ द एक्टिविटी सीरीज कौन कौन? जिंक, आयरन और लेड, क्या तीनों एक्टिविटी सीरीज के मिडल में आ गए? अरे काशीनाथ का माली आलू, फिर देखो जरा पीके पकाता है तो नॉन मेटल है क्या? तो ये जरा पीके पकाता क्या रिएक्टिविटी सीरीज के मिडल में आ रहे हैं? बिल्कुल रिएक्टिविटी सीरीज के मिडल में आ रहे हैं। देखो मेनली एग्जिस्ट एज ऑक्साइड, सल्फाइड्स एंड कार्बोनेट्स, ऑक्साइड, सल्फाइड और कार्बन। तो ये तीन पॉइंट ध्यान रखने हैं यहाँ से। लेस रिएक्टिव फ्री स्टेट में मिलेंगे, कॉपर सिल्वर लेस रिएक्टिव है फिर भी फ्री स्टेट में भी मिलेंगे और कंबाइंड स्टेट में भी मिलेंगे। ऊपर वाले कभी फ्री स्टेट में नहीं मिलेंगे क्योंकि बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, बीच वाले भी फ्री स्टेट में नहीं मिलेंगे, किसमें मिलेंगे? कंबाइंड स्टेट। कॉम्बिनेशन ऑक्साइड के साथ भी हो सकता है, सल्फाइड के साथ भी हो सकता है, कार्बोनेट के साथ। कॉपर और सिल्वर का कॉम्बिनेशन किसके साथ दे रखा है? ऑक्साइड के साथ और सल्फाइड के साथ। समझ में आई? डायरेक्ट एमसीक्यू बन सकता है यहाँ से। क्लियर? फ्री स्टेट में मिल रहा है, टिक करके क्या आना, हटेंगे नहीं, लेस रिएक्टिव जा रहे हैं, नहीं होंगे फ्री स्टेट में, लेकिन एक्सेप्शन कॉपर एंड सिल्वर। क्लियर? अब देखो बेटा इस टेबल को छोड़ दो और सबसे इधर आओ, एनरिचमेंट ऑफ ओर्स। टेबल लास्ट में देखिए, एनरिचमेंट ऑफ ओर्स है। हाँ हाँ होने दो, कोई दिक्कत। कंबाइंड है ना, देखो ना यार, यहाँ यार कंबाइंड किस फॉर्म में? ऑक्साइड, सल्फाइड एंड कॉपर वाले कंबाइंड, ये भी कंबाइंड, ये अभी, लेकिन इसमें कॉपर और सिल्वर फ्री और कंबाइंड दोनों। उसमें अब देखिए बेटा इधर आ रहा है एनरिचमेंट ऑफ ओर, क्या आ रहा है? सुने, मिनरल क्या थे? एलिमेंट्स और कंपाउंड अर्थ फॉर्म में नेचुरली मिलते हैं, उनको कहा मिनरल। ऐसा मिनरल जिसमें मेटल की कंसंट्रेशन ज्यादा और जिससे मेटल निकाल सके उसको कहा ओर। और अब ओर्स के ऊपर बेटा सुने, ओर्स में क्या होगा? मेटल्स होंगे, लेकिन ओर्स में कुछ इंप्योरिटीज भी ऐड होती है। क्या होती है? कुछ इंप्योरिटीज भी ऐड होती है, उन इंप्योरिटीज को बोलते हैं क्या बोलते हैं? किसको? जो इंप्योरिटीज जैसे डस्ट पार्टिकल्स, सॉइल, मिट्टी, क्लियर ना, कुछ और छोटे छोटे डस्ट, मेनली सॉइल और ये सब जुड़े हुए रहेंगे। वो जो इंप्योरिटीज है किससे अटैच है? और से, किससे अटैच है? और आप तो मिनरल जैसी चीज भूल जाओ, तुम्हारे पास और है और उस और से मिट्टी वगैरह इंप्योरिटीज अटैच है, तो वो इंप्योरिटीज को क्या बोल दिया गैंग? सबसे पहले इंप्योरिटीज को साफ करेंगे, फिर उस और से क्या निकालेंगे? मेटल निकालेंगे। और मेटल किस फॉर्म में प्रेजेंट है?
ऑक्साइड की फॉर्म में, सल्फाइड की फॉर्म में, या फ्री स्टेट में, या कार्बोनेट की फॉर्म में, इसके अकॉर्डिंग उसका प्रोसेस डिसाइड होगा कि उसको कैसे निकाल। समझ में आया? क्लियर? ये जो हम ब्रांच पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री की, इसको कहते हैं मेटलर्जी। क्या कहते हैं? मेटलर्जी। तो ये जो एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स के ऊपर जो छत दे रखी है, डेफिनेशन लिख लो। एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स के ऊपर जो छत दे रखी है, इस पर डेफिनेशन लिख लो। द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग प्योर मेटल, द प्रोसेस ऑफ extracting pure metal, the process of extracting pure metal from their ores. अरे मेटल को किससे निकालेंगे? ores. The process of extracting, extracting, the process of extracting the metals from their, extracting the pure metals from their ores, and then refining them for use. refining करेंगे बेटा उसकी, उसमें जो भी और चेंजेस लाने, and then refining them for use is called as metallurgy. यानी बेटा हमें ओर से प्योर मेटल को ऑब्टेन करना है, और उस प्योर मेटल की क्या करनी है? रिफाइनिंग, ताकि हम उस मेटल को क्या कर सकें? यूज कर सकें। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं बच्चे? मेटलर्जी। क्या कहते हैं? तो ये तीनों डेफिनेशन क्लियर? मिनरल्स, और एंड देख लो बेटा, पढ़ लो इसको। और एनरिचमेंट ऑफ और वाले टॉपिक पे ये 3.4.2 ores mined from the earth are usually contaminated with a large amount of impurities such as soil, sand, etc. Fault. उन impurities को क्या बोल रहे? पूरे और को नहीं, soil और sand, सिल्ट्स मतलब एक फाइन सॉइल के फाइन ग्रेन्यूल्स होते हैं, जो सिल्ट्स बोलते हैं। तब बड़े हो जाते हैं, सिल्ट्स छोटे होते हैं। कोई दिक्कत? अगली लाइन पढ़े थे, impurities must be removed from the, ठीक है। अब मुझे एक चीज बताओ, और से मेटल का एक्सट्रैक्शन करने से पहले क्या तुम्हें impurities हटानी पड़ेगी? impurities का नाम गैंग हटाने के बाद कौन मिलेगा? और से क्या निकालेंगे? मेटल। और से मेटल निकालना और उस मेटल की रिफाइनिंग करना, प्रोसेस को क्या बोलते हैं? मेटलर्जी। मेटल अलग अलग फॉर्म में मिल सकते हैं, फ्री स्टेट में भी मिल सकते हैं, कंबाइंड स्टेट में भी। जो हाईली रिएक्टिव है वो कंबाइंड स्टेट में, मिडिल वाले भी कंबाइंड स्टेट में। स्टेट कौन कौन सी? ऑक्साइड, सल्फाइड और कार्बोनेट। लेकिन जो लोअर रिएक्टिविटी रखते हैं वो हमेशा फ्री स्टेट में मिलेंगे, लेकिन कॉपर और सिल्वर फ्री में भी मिलेंगे और कंबाइंड में भी मिलेंगे। कौन किसमें? ऑक्साइड और सल्फाइड। क्लियर? अब कल हम अलग अलग तरीके देखेंगे तीनों के अलग अलग, कि जो हायर रिएक्टिव है उनको कैसे एक्सट्रैक्ट करना है, जो लोअर रिएक्टिव है उनको कैसे एक्सट्रैक्ट करना है, और जो मिडिल में आ रहे हैं उनको कैसे एक्सट्रैक्ट करना है। ये देखने के बाद छोटा सा टॉपिक तो कल खत्म है चैप्टर ऑलमोस्ट, एनोडाइजिंग और एनसीईआरटी लेके आया, उसमें रफ्तार रहेगी। जिसने लाइन तो पूछ ली ना, सर कहाँ पढ़ रहे हो, ठीक नहीं हो। चीते की निगाह पेन के साथ लाइन चलनी चाहिए।